हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं डिजिटल ऑड और आज हम बात करेंगे वेदांता की डीलिस्टिंग की। बेसिकली डीलिस्टिंग होता है कोई कंपनी अगर शेयर मार्केट से बाहर होती है जिसे कि ना आप बाई कर सको ना उसे आप सेल कर सको, तो ये होता है कम्प्लीटली डीलिस्टिंग। और डीलिस्टिंग एग्जैक्टली दो टाइप के होते हैं। पहला है कंपल्सरी डीलिस्टिंग। कंपल्सरी डीलिस्टिंग में एग्जैक्टली होता है कि अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है या वो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करती है तो सेबी उसे अपने आप शेयर मार्केट से बाहर डिलिस्ट कर देती है। और इसी में सेकंड टाइप आता है, अगर कोई कंपनी फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गई है तो वो भी डीलिस्ट हो जाती है। सेकंड टाइप है वो है वॉलेंट्री डीलिस्टिंग। इस केस में कंपनी खुद को अपने आप डीलिस्ट करने के लिए अपने शेयर होल्डर्स के पास जाती है कि हम अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, हम बाहर होना चाहते हैं। इस केस पे एक कंडीशन है जो कि आप वेदांता के केस में देख रहे हो। वेदांता अपने आप को वॉलंटरीली डिलिस्ट करना चाहता है। इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर कंपनी के अपने शेयर्स और जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स हैं उनको बाई करने के बाद अगर वो 90% शेयर्स अगर एक्वायर करने में कामयाब होती है तो कंपनी डीलिस्ट प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है और वो डीलिस्ट हो जाती है। बेसिकली इसके रिटर्न में वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ एक अच्छा अमाउंट देती है जिससे शेयर होल्डर अब उनके शेयर्स उन्हें वापस कर दें और उस तरह से कंपनी का डीलिस्टिंग का प्रोसेस पूरा होता है। आगे हम इसको समझते हैं डीलिस्टिंग होती कैसे है। बेसिकली डीलिस्टिंग कोई एक इजी प्रोसेस नहीं है कि आज कंपनी ने डीलिस्टिंग के लिए बोला और कल डीलिस्टिंग हो जाए। बेसिकली ये एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे कि आप देखेंगे एसआर ऑयल ने को कई साल लग गए अपने आप को डीलिस्ट कराने में और वो कुल जाके 2018 में वो 4-5 साल बाद वो डीलिस्ट हो पाई थी। टोटल हम इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं डीलिस्टिंग किसी कंपनी की होती कैसे है। बेसिकली इसमें स्टेप 1 होता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि कंपनी अब डीलिस्ट होना चाहती है। बेसिकली वेदांता की ये मीटिंग हुई थी 18 मई 2020 में। उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि वो डीलिस्ट होना चाहती है और उसी मीटिंग के बाद कंपनी एक इंडिकेटिव प्राइस देती है। ये बेस प्राइस होता है जिसमें कंपनी कहती है कि हम आपको इतने रुपए देना चाहते हैं जिसके बाद हमें आप पे कर देंगे, जिसके बाद आप हमें शेयर हमारे वापस कर दीजिए। बेसिकली वेदांता ने अपने जो डीलिस्ट प्राइस रखा इंडिकेटिव प्राइस वो 87.5 रखा और अपने शेयर होल्डर्स को कहा कि ये एक बेस प्राइस है, ये आप चाहो तो आप पैसे लेके हमें हमारे शेयर्स वापस कर दो। बट ये इंडिकेटिव प्राइस फाइनल प्राइस नहीं होता है, इसके आगे भी बहुत से स्टेप्स हैं। ये एक बेस प्राइस है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज को ये पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि वो डीलिस्ट होना चाहती है और उसने ये इंडिकेटिव प्राइस दिया है। जो थर्ड स्टेप होता है कि कंपनी अपने शेयर माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे पूछती है कि क्या हम डीलिस्ट होना चाहते हैं, क्या आप हमें अप्रूव करते हो। यहाँ पे मैंने यूज़ किया माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्योंकि जो बेसिक शेयर्स होते हैं वो मैक्सिमम शेयर्स कंपनी के खुद के होते हैं। जैसे कि 50.4% वेदांता के अपने खुद के शेयर्स हैं कंपनी में, तो वो एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर है और उसके बाद जितने शेयर होल्डर्स हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहे जाएंगे। कंपनी ने लोगों से पूछा कि क्या आप हमें डीलिस्ट होने देना चाहते हो। इसके अगले प्रोसेस में कंपनी एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करती है। बेसिकली मर्चेंट बैंकर होता है जो पूरे इस प्रोसेस का एक इंचार्ज होता है। जैसे कि कंपनी अपने हर एक शेयर होल्डर्स के पास तो जाके मीटिंग करेगी नहीं, और तो ये सारा प्रोसेस एक मर्चेंट बैंकर देखता है जिसे कि कंपनी अपॉइंट करती है। और इस मर्चेंट बैंकर का एग्जैक्टली काम होता है कि सारी मीटिंग्स करना, सारे अप्रूवल्स लेना, अपने शेयर होल्डर से बात करना कि वो कितने प्राइस में ये स्टॉक सेल करना चाहते हैं। मर्चेंट बैंकर का इसके बाद बेसिकली काम होता है कि वो रिवर्स बुक बिल्डिंग स्टार्ट करता है। रिवर्स बुक बिल्डिंग एग्जैक्टली होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से पूछती है कि आपकी क्या बिडिंग है, आप कितने प्राइस में सेल करना चाहते हैं। जो कि अभी वेदांता ने कहा है कि 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में आप अपनी बिडिंग्स दे सकते हो। ये एग्जैक्टली जो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया था वेदांता ने, उसके बाद का ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो एक आता है फ्लोर प्राइस। कंपनी कितना प्राइस देना चाहती है, सारे जो भी बिडिंग प्राइस आए हुए हैं शेयर होल्डर्स की तरफ से वो सारे को कंपनी एनालाइज करती है और एक बीच का कुछ प्राइस बनाती है जिसमें कस्टमर्स उसको बाई कर सकते हैं।
और वो सारा काम ये मर्चेंट बैंकर करता है और ये एक फ्लोर प्राइस डिसाइड होता है जो कि 16 अक्टूबर को वेदांता की तरफ से आएगा। 5 से लेकर 9 अक्टूबर तक जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी बिडिंग देंगे और 16 अक्टूबर को वेदांता अपने तरफ से एक फाइनल प्राइस बताएगा। उसके बाद कंपनी एक एस्क्रू अकाउंट ओपन करती है। एस्क्रू अकाउंट एग्जैक्टली होता है किसी एक डिफिनिट पर्पस के लिए कोई अकाउंट खोलना। मीन्स वो अकाउंट से पैसे तभी निकलेंगे जब उस पर्पस के लिए पैसे होंगे। तो बेसिकली कंपनी अगर कोई भी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो उस समय भी एक एस्क्रू अकाउंट ओपन करती है जिसमें कि जो वो शेयर्स सेल करती है अपने कस्टमर्स को, उस समय जो कस्टमर्स जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो शेयर्स बाई करने के लिए उसी एस्क्रू अकाउंट में पैसे पे करते हैं। सो एग्जैक्टली इसी तरह अगर कंपनी कोई डीलिस्ट होती है तब भी एक एस्क्रू अकाउंट ओपन किया जाएगा और वो अकाउंट सिर्फ डेडिकेटेड होगा कि अगर कोई भी शेयर होल्डर्स अगर शेयर्स कंपनी के वापस सेल करने के लिए पैसे जब लेगा तो उस अकाउंट से पैसे उस शेयर होल्डर्स को आएंगे। बेसिकली एस्क्रू अकाउंट का एक इसलिए भी रखा गया है कि मान लो कंपनी अप्रूव कर देती है कि हम फॉर एग्जाम्पल 130 रुपये हम शेयर के प्राइस देने को तैयार हैं, बट इन केस बीच में उनके पास पैसे खत्म हो गए तो इसीलिए ये एस्क्रू अकाउंट ओपन किया जाता है और इसमें वो पूरे पैसे पहले से डाल दिए जाते हैं ताकि कंपनी एक बार जब इंफॉर्मेशन दे दे तो लोग उसको वहाँ पे अपना सेल करके और पैसे वापस ले सकें। सो इस एस्क्रू अकाउंट के बाद सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाती है और पब्लिक में एक पूरी अनाउंसमेंट कर दी जाती है जिसमें मर्चेंट बैंकर की पूरी डिटेल और कंपनी अपनी पूरी डिटेल देती है कि वो अगले क्या क्या प्रोसेस करेगी। सो अभी तक का अगर हम कंप्लीट प्रोसेस अगर देखेंगे तो सबसे पहले कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग करती है, वहाँ पे अप्रूवल होता है, एक प्राइस रखी जाती है अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को दी जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस में शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाता है। उसके बाद के प्रोसेस में कंपनी एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करती है। तो उसके बाद मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होता है और वो मर्चेंट बैंकर नेक्स्ट स्टेप में रिवर्स बुक बिल्डिंग करता है जहाँ पे शेयर होल्डर्स अपने एक बिडिंग देते हैं जो प्राइस उन्हें चाहिए होता है। उसका नेक्स्ट स्टेप पे फ्लोर प्राइस डिसाइड होता है कि कंपनी बताती है कि हम इतना पैसा फाइनल देना चाहते हैं। सो इसके अगले स्टेप में एक लेटर ऑफ ऑफर भेजा जाता है अपने सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इस बिडिंग प्राइस से आप शेयर्स अपने वापस हमें देना चाहते हो इस प्राइस के थ्रू। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर 90% लोगों ने इसे डिसअप्रूव कर दिया तो वहीं पे सारी डिलिस्टिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो क्या यहाँ पे आपका वोट काउंट होगा? अगर आपने ना बोला कि मुझे अभी सेल नहीं करना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये डिलिस्टिंग हो, तो क्या ये चीज़ वैल्यू काउंट होगी? तो आइए इसको डेप्थ में समझते हैं। बेसिकली वेदांता के जो अपने प्रमोटर्स के शेयर्स हैं, मतलब खुद के शेयर्स जो हैं वो 50.13% हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं जैसे आप या मेरे जैसे लोग हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 7.42% हैं, मतलब जो कि 10% से भी कम है जो रिटेल कस्टमर्स हैं और उनकी अगर वैल्यू देखी जाए तो वो टोटल 7.42% अप्रॉक्स है। सो बेसिकली अगर ये 7.42% लोग मना भी कर देते हैं तो इससे भी कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो मेजर डीलिस्टिंग है उसको कोई और वैल्यू उसकी डिसाइड कर रहा है। सो बेसिकली अगर हम वेदांता में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स देखें तो वो हैं जैसे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं जो जैसे कि LIC हुआ या इंश्योरेंस कंपनियां हुई या बैंक्स हुए, या फिर अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स देखें या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स देखें तो इनकी टोटल परसेंटेज है 42.48%, जो कि फाइनल डिसाइड यही करेंगे। अगर 7.42% रिटेल इन्वेस्टर आपके और मेरे जैसे अगर इसे डिसअप्रूव भी कर देते हैं और अगर इन लोगों ने बाकी जो हमारे DIIs हुए या FIs हुए अगर इन्होंने अप्रूव कर दिया तो कंपनी के पास 50% खुद के और 40% और कुल मिला के 90% ऐसे ही हो जाएंगे और कंपनी आराम से डीलिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, हमें ये चीज़ समझना होगा कि हमसे जो पूछा जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम 7% से अप्रॉक्सीमेटली जो लोग हैं अगर वो डिसअप्रूव भी करते हैं तो जो मेजर FIIs हुए या DIIs हुए यही बेसिकली डिसाइड करने वाले हैं कि बिडिंग प्राइस क्या होगा। आपका ओपिनियन नॉट एट ऑल काउंट हो रहा है, आपका ओपिनियन की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। जो DIIs हुए या FIs हुए इनके टोटल ओपिनियन काउंट होंगे क्योंकि ये 40% से ज़्यादा हैं और 50% कंपनी के ऐड हो जाएंगे तो कंपनी को 90% ही चाहिए जो कि यहाँ पे कंपनी के पास हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर आप एकदम जिद्दी हैं और आपने एकदम मना कर दिया कि मुझे अपना शेयर नहीं सेल करना है, आपने
उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे अगला प्रोसेस होगा कि आप अपने पास शेयर होल्ड करके रख सकते हो और आप उस कंपनी के मेंबर तो रहोगे, शेयर होल्डर रहोगे, बट उसका जो लिक्विडिटी होगी वो कंप्लीटली 0 रुपीज़ होगी। मीन्स अगर आज से 2-3 साल बाद आपको ज़रूरत हुई कि मैं उस शेयर को सेल करके पैसे निकालना चाहूँ, तो कंपनी ऑलरेडी डीलिस्ट हो चुकी है, तो आप उसे सेल कहाँ करोगे? बेसिकली आप कंपनी को तो फाइंड आउट कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आपकी बिडिंग क्या होगी उस समय आप कंपनी में कुछ भी नहीं सेल कर पाओगे। मेरा व्यू यहाँ पे ये है कि अगर आपको ये जो FIs और DIs जो डिसाइड करेंगे, तो उसके बाद ही आपको एक फाइनल अपना एक स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपनी डीलिस्ट होने के बाद आपके पास शेयर हैं तो उसकी आपके पास कोई खास वैल्यू नहीं रह जाएगी। आपके पास शेयर जरूर रहेगा बट उसको आपको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। एक बेसिक क्वेश्चन उठता है कि वेदांता अपने आप को डीलिस्ट क्यों करना चाहता है? तो जैसा कि वेदांता ने कहा है कि उनका टोटल स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर कोई ए कंपनी है, उसने अपने 2 सब्सिडरी कंपनी बनाई बी और सी, और उस बी और सी से भी 2 सब्सिडरी कंपनी निकली ई और एफ, और फर्दर भी उनके सब्सिडरी कंपनीज आती गई, तो इसके बाद कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और अगर कोई शेयर होल्डर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि एग्जैक्टली हमने जो इन्वेस्ट किया है मेजर हमारा वैल्यू कहाँ से आ रहा है, किस कंपनी से। तो इसीलिए वेदांता चाहता है कि ये कंपनी हमारी डीलिस्ट हो जाए, फिर हम प्रोसेस को काफ़ी सिंपल कर सकें। अगर हम फाइनल वेदांता की बात करें तो वेदांता जो फाइनल प्राइस 16 अक्टूबर को देगी, अगर वो फाइनल अप्रूव होता है तो आप 23 अक्टूबर से अपने पैसे वापस ले सकते हो। तो इसी के साथ आज के वेदांता की ये डीलिस्टिंग की पूरी स्टोरी खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको पूरा डीलिस्टिंग का प्रोसेस समझा दिया है, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारी डेली की बिजनेस न्यूज़ आती है, उसमें भी हम वेदांता का सारा प्रोसेस जो भी आगे होता जाएगा वो हम उसमें कवर करते रहेंगे। तो अगर आप सारे न्यूज़ अगर देखना चाहते हैं हमारे, तो आप बेल आइकन नीचे दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको रेगुलर न्यूज़ आती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना।